नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एमपी टेट वर्ग 3 के लिए विभिन्न सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं, आदिशंकर एकेडमी की टीम ने उनकी एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ जो है वो शुरू की है, जिसमें मैंने आपको कल पहली क्लास में बताया था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो मैं आपको करवाऊंगी। और कल हमने कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से रिलेटेड देखे थे और उसे सॉल्व किया था। आशा है आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार उसको भी जाके चेकआउट कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को बेस बनाकर जो है वो तैयार किया है। आज की सीरीज में हम इसके आगे जो है वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही देखने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे। पहला क्वेश्चन, ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों मिक्स है इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी है। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार और चढ़ाव को क्या कहा जाता है? The rhythmic rise and fall of sea water twice a day is called, ऑप्शन देखेंगे, लहर, ज्वार, सुनामी या धारा, अर्थात वेव, टाइड, सुनामी और करंट। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ये आप सभी लोगों ने जो है वो इसको पढ़ा होगा, है ना, अपने स्कूल के टाइम पे। इजी एक क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? बी, ज्वार। आपने सुना होगा ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा क्या होता है? तो दोस्तों ज्वार और भाटा समुद्र में जो है वो समुद्र का पानी है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति को क्या कहा जाता है? ज्वार और भाटा कहा जाता है। ज्वार व भाटा। तो जो समुद्र होता है, अगर आप देखेंगे तो ये जैसे महाद्वीप है, ठीक है, ये महाद्वीप है आपका, और ये क्या है आपका? महासागर। ये महासागर, ये नॉर्मल स्थिति है, ये नॉर्मल स्थिति है। और जब ज्वार आएगा आपका, तो ज्वार में क्या होता है? समुद्र का जो जल स्तर है वो सामान्य से ऊंचा हो जाता है। आप इसको ऐसे देखिए, तो ज्वार में क्या होता है? समुद्र का जल स्तर सामान्य से ऊंचा हो जाएगा, और भाटा में क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वार क्या होता है? ज्वार में ऊपर उठ जाता है समुद्र का जल स्तर थोड़ा सा सामान्य से, और भाटा में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यही पूछ रहे हैं कि दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो ज्वार और भाटा कहा जाता है। यहाँ पे ज्वार दिया है तो टाइड, ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो ज्वार और भाटा है वो मुख्य रूप से आपके जो है वो 2 बार, मतलब कि दिन में 2 बार ज्वार आएगा, दिन में 2 बार भाटा आएगा। तो ऐसा ये इसका साइकिल होता है। ज्वार भाटा की बात करते हैं तो जो ज्वार और भाटा है दोस्तों, ये किस वजह से आता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ज्वार भाटा किस वजह से आता है? तो ये आपके चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, चंद्रमा व सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण दोस्तों क्या आता है आपका? ज्वार और भाटा आता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसमें मेन रोल आपके चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, लेकिन चंद्रमा और सूर्य दोनों का आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने ज्वार भाटा के बारे में देख लिया, इसका आंसर भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी आपका ज्योग्राफी का है। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस सागर के नाम से जाना जाता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड, दिस ओशन इज नोन एज विच सी? देखिए क्या हुआ था दोस्तों, आज से बहुत साल पहले, अगर आपने ज्योग्राफी प्रॉपर थोड़ा सा देखा होगा तो ज्योग्राफी को विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है। तो आज से बहुत साल पहले की बात है, क्या हुआ था कि जो हमारा इंडिया है, भारत है, तो ये आपका पूरा ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो पूरा एक स्थल खंड वाला भाग है वो एक साथ था, और जो उसका जल खंड वाला भाग है वो इसके आजू बाजू जो है वो ऐसे फैला हुआ था। तो जो स्थल खंड वाला भाग है दोस्तों, इसका नाम था, इसको बोला जाता था पैंजिया। इसको क्या बोला जाता था? पैंजिया। और जो ये आपका जल खंड वाला भाग है इसको बोला जाता था पैंथालसा। पैंथालसा। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इस पैंजिया में विभाजन शुरू हुआ। तो जब पैंजिया में विभाजन शुरू हुआ तो ये जो है बीच से
टूटना प्रारंभ किया, इसने बीच से टूटना प्रारंभ किया और ऐसे 2 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये 2 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो ये जो ऊपर वाला, ये पूरा पैंजिया था, अब ये ऊपर वाला जो था इसको बोला जाता था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और दोस्तों ये जो नीचे वाला है इसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये जो हमारा भारत है, भारत पहले हम देखेंगे तो गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और यहीं से फिर कुछ टाइम बाद इसमें भी क्या हुआ, विभाजन होना शुरू हुआ। तो इसमें जब विभाजन होना शुरू हुआ तो इससे भी अलग अलग जो है वो स्थल खंड का निर्माण होना शुरू हुआ। तो ऐसे अलग अलग जो है वो स्थल खंड बने, अलग अलग स्थल खंडों का निर्माण शुरू हुआ। तो ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है दोस्तों, ये पहले इसी का हिस्सा था और फिर बाद में ये धीरे धीरे जो ये है, ये आपका ऊपर की ओर गति करता हुआ, ऊपर की ओर गति करता हुआ और यहाँ जाकर ये क्या किया, यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे टकरा गया। तो ये यूरेशियन प्लेट है, इसको थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो हमारा भारत है वो गोंडवाना लैंड से टूटकर और उत्तर की ओर प्रवाह करते हुए और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया। तो वही वो पूछ रहा है कि ये जो है हमारा यूरेशियन प्लेट और एशियन, ये जो भारतीय प्लेट है, इसके बीच में एक सागर हुआ करता था दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ये पूछ रहा है, तो याद रखेंगे उसका नाम है आपका टेथिस सागर। ठीक है, इसका नाम क्या है? टेथिस सागर। तो ये पूरी मैंने जो आपको कहानी बताई है उसका ये आंसर से कनेक्ट करना था मुझे। इसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने इसको समझ लिया। तो याद रखेंगे कि जब आपका भारतीय जो उपमहाद्वीप वाला हिस्सा है, जब वो जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो बीच में जो सागर था उसका नाम था टेथिस सागर। इसको टेथिस जियोसिंक्लाइन भी कहा जाता है, टेथिस भूसन्नति भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द इंडियन ओशन। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन सकते हैं। अलग अलग महासागर, 5 महासागर है ना, उसमें से आप प्रशांत महासागर की सबसे गहरी, हिंद महासागर की, ऐसे करके कुछ खाइयां हैं, कुछ ट्रेंचेस हैं जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ 6-7 ट्रेंचेस आपको याद करना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है हिंद महासागर, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आए हैं वो किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी पैटर्न में पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये जो सेम क्वेश्चन जो है उसको रिपीट किया गया है यहाँ पे। तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे। इसके ऑप्शन में है जावा खाई अर्थात जावा ट्रेंच, एलेंटियन खाई मतलब एलेंटियन ट्रेंच, आटाकामा खाई और तिजार्ड खाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जावा खाई दोस्तों। ठीक है, जावा खाई अर्थात जावा ट्रेंच। अब यहाँ पे कुछ यहाँ की इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करते हैं। तो जो जावा ट्रेंच है दोस्तों, इसी को सुंडा ट्रेंच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुंडा ट्रेंच बोला जाता है अर्थात सुंडा गर्त बोला जाता है। ये कहाँ पे है? तो नाम ही है जावा ट्रेंच अर्थात जावा के पास, इंडोनेशिया के पास में जो है ये गर्त है। लगभग 7,725 मीटर क्या है दोस्तों, ये गहरा है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे हम सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच के बारे में कि ये जावा गर्त है, इसको सुंडा गर्त भी बोला जाता है। किस महासागर में आता है? तो भाई आपके हिंद महासागर में आता है। और जावा नाम से समझ में आ रहा है इंडोनेशिया का द्वीप है, तो इंडोनेशिया के पास स्थित एक गर्त है ना। लगभग 7,725 मीटर की गहराई में, इसकी गहराई जो है वो लगभग 7,725 मीटर है ना। ये भूकंपीय कहना चाहिए, भूकंपीय ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है आपका सुंडा गर्त वाला क्षेत्र है ना, बहुत ज्यादा भूकंप प्रभावित आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेटेराइट मिट्टी में प्लैंक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्लैंक इज फाउंड इन एब्यूडेंस इन लेटेराइट सॉइल। अब आपको मिनरल्स देखिए, जो मृदा है ना, आपका मिट्टियां हैं, भारत की मिट्टियां, वो एक टॉपिक अलग से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हमको विशेष रूप से अच्छे से पढ़ना है। तो अलग अलग प्रकार की, सब भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मृदा का विस्तार है, ठीक है, कछारी मृदा किसको कहा जाता है, ऐसे अलग अलग, कपासी मृदा किसको कहा जाता है, चैरनोजम मृदा, तो ऐसे करके अलग अलग जो है वो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे जो मृदा पूछी गई है दोस्तों, यह है लेटेराइट मिट्टी।
लैटेराइट मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें कौन सा मिनरल्स जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देखेंगे तो ऑप्शन है फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन ऑक्साइड। तो अगर आपने ये मिट्टी पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ पता होगी कि इसका सही आंसर होने वाला है डी, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी की बात करें दोस्तों तो एक चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना कि जो लैटेराइट मृदा है, लैटेराइट मृदा में दो खनिज बहुत ही प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो एक तो है आपका आयरन ऑक्साइड और दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये प्रमुख रूप से प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। लैटेराइट की मिट्टी की बात करते हैं तो लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना कि गर्म व अत्याधिक वर्षा, अत्याधिक गर्म जलवायु व अत्याधिक वर्षा वाले स्थान पर जो है वो ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आपको लैटेराइट मिट्टी जैसे ही आपको नाम पढ़ने में आए तो आपको याद रखना है कि भैया लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? और इसका निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों इसका निर्माण, लैटेराइट मिट्टी जो है वो लीचिंग, एक प्रोसेस होती है निक्षालन, निक्षालन प्रक्रिया, निक्षालन प्रक्रिया जिसको लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस। तो ये क्या प्रक्रिया होती है? इसी प्रक्रिया के द्वारा ही इस मृदा का निर्माण होता है। जहाँ तेज बारिश वाला एरिया है उसमें क्या होता है कि मिट्टी की अलग अलग परतें होती हैं, है ना, मिट्टी अलग अलग परतों से मिलकर बनी होती है। तो मिट्टी के जो ऊपर वाली परत है जिसमें आपका क्या पाया जाता है, ये मिट्टी के जो ऊपर वाली परत है जिसमें आपके बहुत ज़्यादा खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है इसके कारण क्या होता है कि ये जो मिट्टी के ऊपर परत के जो खनिज तत्व हैं ये घुल के जो है वो निचली परत में चले जाते हैं, पानी के साथ घुल के निचली परत में चले जाते हैं और ऊपर वाली जो परत है उससे पोषक तत्वों, खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया से जो है वो आपका इसका आपकी लैटेराइट मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा ये प्रक्रिया जो है वो होती है क्योंकि ये अत्यधिक बारिश वाले स्थान में होती है। और इसी के कारण जो है वो लैटेराइट मिट्टी में थोड़ा सा नॉर्मल अगर हम देखें बाकी मिट्टियों से, कुछ उपजाऊ मिट्टी से, तो थोड़ा सा ये कम उपजाऊ अगर हम उससे देखें परिप्रेक्ष्य में तो है। इसमें किस प्रकार की फसल की जा सकती है दोस्तों? तो इसमें मसाले की फसल हो सकती है, मसाले की फसल की जा सकती है। इसमें जो है वो आपके कहना चाहिए कि मोटे अनाज और क्या बागानी फसल हम बोलना चाहिए, मोटे अनाज नहीं, बागानी फसल हम बोलें, चाय कॉफ़ी, है ना, बागानी फसलें, तो इनकी खेती होती है। तो आपके काजू हो गए, है ना, चाय कॉफ़ी, इस टाइप की खेती आपकी किस में होती है? लैटेराइट मिट्टी में होती है। एक और लैटेराइट मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इससे ईंटें भी बनाई जाती हैं, है ना, लैटेराइट मिट्टी से ईंटें भी बनाई जाती हैं। ये सूख जाती है ना, जल्दी से अगर सूख जाती है तो इसका शेप हम बोलते हैं उसको ईजिली शेप में, ईंटों के शेप में ये काटा जा सकता है, तो इससे ईंटें भी बनाई जाती हैं। तो लैटेराइट मिट्टी के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए हैं और इसका आंसर इंपॉर्टेंटली आप देखना कि भैया इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, इसमें पाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? यहाँ पे देखिएगा क्या पूछ रहा है, सबसे लंबी झील, बड़ी झील नहीं पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ऑप्शन देखेंगे, पैगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील और बेम्बानाथ झील। तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन डी, बेम्बानाथ झील। बेम्बानाथ झील क्या है? भारत की सबसे लंबी झील है। बेम्बानाथ झील के बारे में अगर हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं, कहाँ पे है? ये तो केरल में है। ठीक है, लगभग अगर आप देखो तो भाई 95 किलोमीटर जो है ये फैली हुई है, सबसे लंबी झील है। ये आपकी लैगून झील है, ये याद रखेंगे हम। क्या झील है ये? लैगून झील है। लैगून झील मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए लैगून झील मतलब क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो है अपने नौकायन के लिए, पर्यटन और नौकायन के लिए जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और नौकायन
और दोस्तों यहाँ पे जो नौका दौड़ है, नौका दौड़ की बहुत ही प्रसिद्ध ट्रॉफी जो है वो यहाँ पे प्रतिवर्ष उसका आयोजन किया जाता है, जिसका नाम क्या है, नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी जो कि नौकायन की फेमस ट्रॉफी है, उसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है काय में, वेम्बनाथ झील में। तो ये कुछ फैक्ट्स हमने वेम्बनाथ झील के बारे में देख लिए हैं, बाकी झीलों को भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों पैगोंग झील जो है वो आपकी लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित, एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की, है खारे पानी की झील है दोस्तों, खारे पानी की झील है। और एशिया में ऐसी खारे पानी की झील जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, उसमें किसका नाम है, आपकी पैगोंग झील का। एशिया की हाईएस्ट खारे पानी की झील आपकी कौन सी है, पैगोंग झील। कहाँ है, लद्दाख में, ये याद रखेंगे आप, है ना, पैगोंग सो बोला जाता है, पैगोंग सो लेक। पुलिकट झील की बात करते हैं तो पुलिकट झील भी एक लैगून झील है। पुलिकट झील क्या है, लैगून झील है। और प्लस ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। ये भारत की दूसरी बड़ी झील है पुलिकट झील। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है और वो कहाँ स्थित है ना। तो पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके बाद हम देखते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों। कोलेरू झील आपकी बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसको हम ये कोलेरू झील के बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। कोलेरू झील की हम बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों, ये गोदावरी और कृष्णा डेल्टा, कृष्णा जो नदी डेल्टा है, गोदावरी कृष्णा नदी डेल्टा के बीच में स्थित है दोस्तों, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा के बीच में एक डेल्टाई झील आप बोल सकते हैं कोलेरू झील, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको इसमें से चार अलग अलग, चार नहीं आपको इतने सारे यहाँ पे फैक्ट्स मिल गए हैं जिससे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, है ना, प्रॉपर आप इसको, इससे आपके कई सारी चार झील हो गई हैं और उसके बारे में बहुत सारे हमने फैक्ट्स देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपका हिस्ट्री का पोर्शन शुरू होता है। देखेंगे अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। फ्रॉम द बुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वी गेट डिटेल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन द 12th century AD। तो ऑप्शन है इसके जल्हड़, कालिदास, कल्हड़ और बिल्हड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है कल्हड़, ठीक है। आप इसे बहुत अच्छे से समझना, कश्मीर के इतिहास की पुस्तक का नाम क्या है और उसके राइटर कौन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीर का इतिहास सबसे पहले तो लिखा किसने है, तो हमने देख लिया कल्हड़ ने लिखा है। उनकी बुक का नाम क्या है, तो दोस्तों उनकी बुक का नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है उसका, राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी इनकी बुक है। क्या है ये, बुक है जिसमें इन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है और ये संस्कृत भाषा में है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें उन्होंने पूरा कश्मीर का इतिहास, उस समय का 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का इतिहास जो है, राजाओं का कैसा क्या था पूरा इसमें वर्णन किया है। तो कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है, कल्हड़ भी कश्मीर से ही संबंधित थे, इतिहासकार है ना, विद्वान इतिहासकार थे। तो कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है, कल्हड़ ने लिखा है। किस में लिखा है, क्या बुक है उनकी, तो राजतरंगिणी। ये जो है एक बुक है जो संस्कृत में है, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। अंडर हुज लीडरशिप 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1915-1916। तो दोस्तों आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देख के आप कोशिश करेंगे इसका आंसर बताने की, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ए, तिलक एवं एनी बेसेंट। होम रूल लीग बहुत इंपॉर्टेंट एक आंदोलन है जो कि हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो होम रूल लीग जो है 1915-1916 में लगभग ये शुरू हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, होम रूल लीग ये क्यों शुरू हुआ था, इसका मतलब होता है होम रूल मतलब कि भाई हमारा सुशासन,
ठीक है। घर, होम मतलब घर, और लीग मतलब हमारा जो घर, जैसे कि मतलब हमारा जो देश है, हम अपने देश का शासन खुद संभालें, हमारे घर के ही लोग संभालें, बाहरी लोग आके उस पर हस्तक्षेप ना करें। तो इसके लिए जो है वो ये आंदोलन शुरू किया गया था। ये आयरिश होम रूल लीग से जो है वो प्रभावित था। ये किस देश से प्रभावित आंदोलन था? तो भाई ये जो है वो आपका आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रभावित था। और इसकी शुरुआत जो आपकी एनी बेसेंट है, ये एनी बेसेंट ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये एक आयरिश महिला थी जिन्होंने अपने यहाँ का जो होम रूल लीग आंदोलन है उसको भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया, और उनका साथ किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो तिलक ने जो है वो, तिलक और एनी बेसेंट, तो तिलक ने आपका जो है वो महाराष्ट्र, पूना वाला जो एरिया है, कर्नाटक मतलब पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है, कर्नाटक, आपका बरार, मध्य प्रांत, यहाँ पे इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया था होम रूल लीग। इन्होंने अप्रैल 1916 में शुरू किया था दोस्तों, है ना। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी, और यहाँ उन्होंने अपनी होम रूल लीग का प्रचार किया था। एनी बेसेंट मद्रास व शेष भारत, और भी जो पूरा भारत है वहाँ पे उन्होंने क्या किया था? होम रूल लीग का प्रचार किया था। और इन्होंने सितंबर 1916 में जो है इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट की थी। इसके बाद जो है बहुत सारे डिमांड थी इनकी कि भाई जो है वो क्या बोलते हैं, बहुत सारी अंग्रेज़ों के साथ इनकी डिमांड थी कि हमको जो अपना नेशनल कांग्रेस है उसको दोबारा से इसको पुनर्जीवित करना, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इस टाइप की और भी ऐसे बहुत सारी डिमांड थी। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने होम रूल लीग का प्रचार करने के लिए, आंदोलन का प्रचार करने के लिए कुछ समाचार पत्र शुरू किए थे। तो याद रखेंगे आपकी जो एनी बेसेंट है उन्होंने कॉमनवेल और न्यू इंडिया के नाम से समाचार पत्र चलाए। और जो आपके तिलक हैं, तिलक के द्वारा मराठा व केसरी समाचार पत्रों को जो है वो शुरू किया गया, चलाया गया इसके प्रचार प्रसार के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो होम रूल लीग से संबंधित है। होम रूल लीग जो है कुछ टाइम तक चली, 1919 से ये कमजोर होने शुरू हो गई और 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो फिर होम रूल लीग को उसमें मर्ज कर दिया गया कांग्रेस में। ठीक है, तो ये हमने होम रूल लीग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिया। आप एक बार इसको देख लीजिए, ज्यादा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अभी आपके 1857 रिवोल्ट से संबंधित है, इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। ठीक, तो ऑप्शन देखेंगे हम, खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह और बिरजिस कादिर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपके खान बहादुर। ठीक है, बरेली, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने जो है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बरेली कहाँ पे है? तो बरेली उत्तर प्रदेश में, रोहेलखंड वाला इलाका जो है ये रोहेलखंड से संबंधित है। खान बहादुर जो है उत्तर प्रदेश का जो रोहेलखंड वाला इलाका है वहां से संबंधित हैं और इन्होंने कहां से? बरेली से क्या किया था? विद्रोह को क्या किया था? इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका आंसर याद रखेंगे आप, 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर ने किया था। ठीक, ऐसे करके और भी इम्पॉर्टेंट जो जगह है, कानपुर से किसने किया, लखनऊ से किसने किया, तो ये सब चीज़ें हमको, ग्वालियर से किसने किया, ऐसे करके हमको इनको याद करना है, एक लिस्ट बनानी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों हिस्ट्री में, है ना। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल। इनका संबंध जो है वो राजस्व व्यवस्था से था। फाइनेंस मिनिस्टर आप बोल सकते हो अकबर के टाइम के कौन थे? टोडरमल थे। और टोडरमल, तो आप याद रखिएगा कि टोडरमल का संबंध किस शासक से है? तो इनका संबंध 2 शासकों से रहा है दोस्तों। एक तो इससे पहले, अकबर से पहले शेर शाह सूरी के साथ भी इन्होंने काम किया है उनके अंडर में, और उसके बाद अकबर इनसे बहुत प्रभावित हुआ था। इनका जो पूरा मैनेजमेंट था, फाइनेंस मैनेजमेंट वाला, तो उन्होंने इनको जो है वो क्या
क्या किया था, अपने यहाँ पे मंत्री का पद दिया था और नवरत्नों में शामिल किया था। तो इनका संबंध किस उससे है, तो याद रखेंगे, अभी मैंने बताया भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। इन्होंने दहसाला बंदोबस्त स्टार्ट किया था, इसका आंसर बी है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपके टोडरमल है, टोडरमल के द्वारा दहसाला बंदोबस्त जो है वो शुरू किया गया था, दहसाला बंदोबस्त शुरू किया गया था। ये क्या था, ये राजस्व प्रणाली थी। ये दहसाला से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें 10 वर्षों का औसत निकाला जाता था, 10 वर्षों के पिछले 10 वर्षों की फसलों का उत्पादन का औसत निकाला जाता था और उस आधार पर जो है वो आगे के लिए कर तय किया जाता था, है ना। तो इसलिए इसको दहसाला बंदोबस्त कहते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध है टोडरमल। अगर आपसे पूछा जाए दहसाला बंदोबस्त किसने शुरू किया, तो टोडरमल ने शुरू किया था, ये याद रखेंगे। इसमें जो है वो भूमि को 4 भागों में बांटा गया था दोस्तों, ठीक है। ये भी हम याद रखेंगे कि जो भूमि है, भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 4 भागों में, तो एक है आपकी पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज, परती, चाचर, बंजर, ये 4 भागों में भूमि को बांटा गया था। पोलज ऐसी भूमि होती थी जिसमें आप जो है वो प्रतिवर्ष हर साल जो है वो क्या कर सकते थे, उपज कर सकते थे, फसल उगा सकते थे, खेती कर सकते थे, ठीक है। परती ऐसी भूमि होती थी कि उसको एक बार फसल उगाने के बाद लगभग 1 साल तक छोड़ना पड़ता था, ठीक है। 1 साल तक क्या करना पड़ता था, छोड़ना। परती बोलते ना, परती छोड़ना, तो लगभग 1 साल तक उसको छोड़ना पड़ता था। चाचर ऐसी भूमि थी जिसको लगभग 3 से 4 सालों के लिए जो है वो बीच में छोड़ना पड़ता था। और बंजर ऐसी भूमि थी जो 4 से अधिक सालों, ठीक है, 4 से अधिक वर्षों तक इसमें खेती नहीं की जाती थी, 4 से अधिक वर्षों तक इसमें खेती नहीं की जा सकती थी। तो ये इस टाइप की भूमि को मतलब भूमि को इस टाइप के भागों में बांटा था और इसके आधार पर ही कर का निर्धारण होता था। और किससे, दहसाला बंदोबस्त से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, इस पे एक और चीज याद रखना है दोस्तों, एक और याद आया मुझे, दहसाला बंदोबस्त में जो भूमि नापने की इकाई थी उसको भी याद रखना, गज ए इलाही, ठीक है, गज ए इलाही। तो ये जो है ये भी भूमि नापने की क्या होती थी, इकाई होती थी, ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो दोस्तों जो निष्क है, निष्क एक बहुत ही फेमस कहना चाहिए कि ऑर्नामेंट आप बोल सकते हो। ये 2 चीजों का द्योतक है, ये 2 चीजों को क्या करता है, बताता है। एक तो ये जो है वो मुद्रा मतलब सिक्का भी हुआ करता था, निष्क जो है वो सिक्का भी होता था और निष्क आभूषण भी होता था, आभूषण भी होता था। तो सोने का सिक्का है ना, सोने का सिक्का, सोने व चांदी का आभूषण, लगभग सोने का ही आभूषण होता था, सोने चांदी का। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अंग का है, निष्क को कहाँ पहना जाता था। ऑप्शन है गले का, कान का, बाहु का या कलाई का। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ए, गले का, ठीक है। तो ये आभूषण भी था भाई, गले में पहनने वाला हार जैसा होता था ये निष्क, है ना। और इसको वस्तु विनिमय में या इसको विनिमय क्या उस पर भी जो है वो क्या करते थे, यूज करते थे एज अ मुद्रा। तो ये सिक्का भी था, ठीक है, सोने का सिक्का भी। तो इसको याद रखेंगे, निष्क गले का क्या है, आभूषण है। फिर आज के लिए जो है दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 5 हमने ज्योग्राफी के देखे और 5 हमने हिस्ट्री के देखे। आई होप ये सीरीज आपको फ्रूटफुल लग रही होगी और ये क्लास आपके लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके इसमें कवर करवाया गया है, तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। प्रॉपरली बैठ के नोट्स के फॉर्म पे आप इसको लिख सकते हैं। फैक्चुअल इसमें बहुत ज़्यादा डाटा आपको मिला हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर या आप देखा जाए तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ऐसे ही हम आगे आने वाली क्लासेस में भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आएंगे आपके सामने। और अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप लोगों की ये इच्छा होगी, आप लोगों की तरफ से ये अगर आएगा तो हम लोग इसका टॉपिक वाइज भी कराने का सोच रहे हैं, क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज, क्योंकि टॉपिक वाइज मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा विचार चल रहा है, इस पे आप लोगों की राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे भी कमेंट के माध्यम से आंसर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।